हास्य कवि। अगर करें कविता की, जी। तो कविता की प्रेरणा आपको कैसे मिली और आपका एजुकेशन शुरुआती कहाँ से हुआ, और अपने बारे में कुछ दर्शकों को बताएं। मैं समझता हूँ कि इंटरमीडिएट में जब मैं सूर, कबीर, रत्नाकर, तुलसी इत्यादि कवियों से परिचित हुआ, तो मुझे कविता की शक्ति देखने का आभास हुआ, अनुभव हुआ कि कविता में कितना रस है, कितना अपनापन है और किस तरह से साहित्य अपने अंदर अपनी तरफ लोगों को खींचता है, वो महसूस हुआ और मुझे अच्छा लगने लगा, पढ़ना अच्छा लगने लगा। तो मैं लगभग उस समय के सारे रचनाकारों को, भक्ति काल के रचनाकारों को पढ़ गया था और मुझे बड़ा पसंद थे। तब से मैंने कुछ जोड़ना और 2-2 लाइनें मिलाना शुरू कर दिया था। बात अगर करें कविता की, जी। तो अभी आप कविता के उच्चतम शिखर पर पहुंच चुके हैं। क्या कहेंगे, इस सफ़र को तय करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और ऑडियंस को यह भी बताएं कि किस तरह से इस पायदान पर आप पहुंचे। मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पाली है, क्योंकि अभी तो सफ़र मेरा शुरू हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ। मेरी उम्र इस समय 30 साल है और बहुत कुछ पाना बाकी है, फिर भी पूरे हिंदुस्तान की जनता का इतना प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, इसलिए मैं बड़ा गदगद रहता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ। रही बात कविता के क्षेत्र में आने वाली दिक्कतों की, तो गुरु बहुत हुआ। शुरुआत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलता है जो आपका मार्गदर्शन कर सके। यदि आप लिखने की दिशा में अपने लक्ष्य का निर्धारण करते हैं और ये सोच लेते हैं कि हम इसी को प्रोफेशन बना करके उतरें, तो शुरू में कोई भी ऐसा शख्स मिलना बहुत मुश्किल होता है जो आपको उचित मार्गदर्शन दे और ये कहे कि नहीं, इस तरह से ठीक करो अपनी रचनाओं को, ऐसे करो। वो कहीं आपको मंच पर उचित स्थान दे, बढ़िया प्लेटफॉर्म दे, ताकि आपकी स्थिति और संवर सके और बढ़िया आप कर सके, आपके व्यक्तित्व में और कृतित्व में निखार आ सके, ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरे साथ भी ऐसी मुश्किलात आई, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी गुरु जी थे और पंडित सुदामा तिवारी साण बनारसी जी थे। मैं अक्सर यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट पर महामूर्ख मेला हुआ करता है 1 अप्रैल को, वो मैं देखने ज़रूर जाया करता था, क्योंकि हास्य का माहौल होता था वहाँ पर। तो एक बार स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी गुरुजी ने एक उद्घोषणा की कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग बुजुर्ग हो गए हैं, नौजवान आए और इसको थाम ले, आगे तक ले चलना है। तो मेरे मन में आया कि मैं वहाँ क्यों नहीं खड़ा हो सकता हूँ। तो मैं जाकर के गुरुजी के पैर पकड़ लिए मैंने और मैंने कहा, गुरुजी मैं भी कुछ टूटा फूटा लिखता हूँ। तो उन्होंने मेरी उंगली थामी, मुझे बताया, मेरी रचनाओं को संवारा और ग्रामेटिकल जितने भी दोष थे उसको दूर करने की कोशिश की और मंच देना शुरू किया। क्योंकि ये होता है ना कि जैसे आप डिग्री ले लेते हैं, अगर आप ज्योतिष में पीएचडी कर लें तो आप अच्छी कुंडली देख पाएंगे, इसकी गारंटी नहीं होती है। और आप ज्योतिष में पीएचडी न हो लेकिन आप सैकड़ों कुंडलियां पहले बांध चुके हों तो आपके पास ज़्यादा अनुभव होगा। तो मुझे इस तरह से धीरे धीरे अनुभव होना शुरू हुआ। रचना के माध्यम से वर्तमान जो देश का माहौल चल रहा है, जी। उस पर कुछ प्रकट करिए। देखिए, रचनाएं हमेशा से ही इतनी सशक्त रही हैं कि सुनने वालों के मस्तिष्क को परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। क्योंकि वो कहानी याद होगी आप लोगों को कि कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। मैंने कविता क्या है इस पर अपनी कलम चलाने की कोशिश की थी कि कविता सुख में हंसती, गम में संग संग रो देती है। कविता थकते ही शब्दों के आंचल में सो लेती है। कविता मन के कटुता रूपी दागों को धो देती है। कविता श्रोताओं के मन में संस्कार बो देती है। कविता में इतनी ताकत होती है। वर्तमान समय में जो कविता है उसकी 2 धाराएं हैं। पहली तो किताबी कविता है और दूसरी मंचीय कविता है। मित्रों, किताबी कविता की तरफ आप अगर जाते हैं तो मशहूर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं या देर से ख्याति मिलती है, क्योंकि कुछ अच्छा सृजन करना, कुछ बढ़िया साहित्य लिखना और उस साहित्य को उचित प्लेटफॉर्म मिलना और वहाँ से आपकी ख्याति का बढ़ना एक लंबी प्रक्रिया होती है। जबकि मंचीय कविता ठीक इसके उलट है। आपके पास सोशल मीडिया है इस समय, आप कुछ भी उल्टा सीधा बाँच दीजिए, कुछ भी 2-4 लाइन इधर उधर जोड़ घटा दीजिए और किसी भी वर्ग को अगर आपकी एक भी लाइन पसंद आ गई तो आप रातों रात
सोशल मीडिया के सनसनी बन जाते हैं, सनसनी की तरफ फैल जाते हैं। तो इसलिए ये माध्यम आसान है। इस समय हम अगर अपने मन की कविता करते हैं तो वो किताबी कविता होती है, उसे हम मंच पर कहीं बाँच नहीं सकते हैं। ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी इसलिए है क्योंकि आजकल लोगों को वनस्पति घी खाने की आदत पड़ गई है, तो शुद्ध घी आप उनको परोसेंगे तो अपच हो जाएगा, वो पचा नहीं पाएंगे। इसलिए अच्छी कविताएं मंच से गायब हैं। अच्छी कविताएं सिर्फ आपको या तो पत्रिकाओं में मिलेंगी या किताबों में मिलेंगी। हम जो मंचों पर कविता करते हैं वो, मैं खुल करके बोलता हूँ, इसे बड़े कवि, मुझसे जो बड़े कवि हैं वो बोलने में शर्माएंगे, ये विशुद्ध रूप से व्यापार है। हम मंचीय कविता लिखते हैं तो ये सोच के लिखते हैं किस लाइन पे ताली बजेगी, फिर चाहे पाकिस्तान को गंदी से गंदी गाली क्यों न देना पड़े, हम उसे कविता कह देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वो हमारे पेट से जुड़ा हुआ मामला है, वो हमारा व्यापार है। इसलिए हम ये सोचकर लिखते हैं कि किस लाइन पे ताली बजेगी, फिर वो ग्रामेटिकल मिस्टेक के साथ भी क्यों ना हो, अगर पब्लिक को अच्छा लगता है तो फिर अच्छा है। तो मंचीय कविता अलग है। हम बहुत सारे चैनलों पे आना जाना हम कवियों का रहता है, लगा रहता है। आपने जैसा देश की वर्तमान स्थिति बताने को कहा है, तो पिछले दिनों एक बड़े चैनल से मुझे फ़ोन आया। चैनलों में जाने का मतलब ये होता है कि आपको एक दिन पहले विषय मिलता है, उस विषय पर कविता करनी होती है। तो मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मुझे जब एक बड़े चैनल से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा, दमदार भाई रुपया गिर रहा है, आर्थिक मंदी चल रही है, उस पर कविता करनी है। मैंने कहा कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 10 मिनट बाद चैनल से कॉल आया, उन्होंने कहा, दमदार भाई आप बनारस में रहते हैं, रुपया गिर रहा है, इस पर तो कविता करनी है, जरा सा ख्याल रखिएगा कि बात मोदी जी के खिलाफ में न जाए। मैंने कहा रुपया गिर, इसमें मोदी जी की क्या गलती है? रुपये की गलती है, वो गिरा क्यों? इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। मैंने जवाब देने की कोशिश की, जैसा मैंने पहले ही बता दिया है आप लोगों को कि मंची कविता किस टाइप की होती है। मैंने उन्हें जवाब दिया कि 56 की उम्र में रहीम राम गिर पड़े, हनीप्रीत जानती है इश्क का फितूर है। एनडी तिवारी का तो डीएनए टेस्ट याद होगा, गिरे थे 86 में, यह किस्सा मशहूर है। 60 रामपाल और 72 में आसाराम, गिरने की सूची हमें ज्ञात तो जरूर है, और बड़े बड़ों को भी हम पते हैं गिरा हुआ है। रुपया गिरा तो मोदी जी का क्या कसूर है? तो मित्रों, ये वर्तमान राजनीति है और वर्तमान मंचीय कविता है, क्योंकि अच्छी कविताएं हम बहुत कम जगह पढ़ते हैं, या तो वो किताबों के लिए सुरक्षित हो जाती है। जी है, और कौन सी उसकी पंक्तियाँ क्या है? दरअसल क्या है कि मैंने मेरी दो पुस्तकें हैं। पहली किताब है काशिका, जो बनारसी बोली पर है, और बनारसी बोली की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी बनारसी बोली में कविता के पहले कवि जो थे वो रामानंदाचार्य थे, जो कबीरदास के गुरु थे। वहाँ से लेकर के रामानंदाचार्य, तेग अली, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, वहाँ से लेकर के वर्तमान तक तकरीबन 37 रचनाकार, जिन्होंने भोजपुरी यानी बनारसी बोली की झंडा बरदारी की कविता में, उन सबका एक लगभग 750 सालों का ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसमें उसकी भूमिका बड़े गुरु विशंबरनाथ मिश्र की लगी हुई है, और स्वर्गीय धर्मशील चतुर्वेदी जी ने उस पर अपनी लेखनी चलाई है। दूसरी मेरी किताब संकलन है, वो है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के गज़लों का संकलन। आप जानते हैं कि भारतेंदु बाबू को लोग हिंदी के खड़ी बोली गद्य का नायक मानते हैं, लेकिन भारतेंदु बाबू के लिखने की जो शुरुआत हुई थी, कविताओं की जो शुरुआत हुई थी, वो उर्दू शायरी से हुई थी। तो मैंने, जब वो हिंदी के प्रचारक हुए, तब उन्होंने उर्दू का विरोध शुरू कर दिया, इसलिए उर्दू वालों ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। तो मैंने उनकी गज़लों को इकट्ठा करके रसा की गज़लें नाम से एक पुस्तक संपादित की। उस पुस्तक की भूमिका अभिनव अरुण जी ने लिखी है, और सबाए उर्दू यानी उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर याकूब यावर जब थे, उसकी भूमिका लिखी। ये 2 पुस्तकें हैं, और फिलहाल मेरी तीसरी किताब चिकुल झिंगाए बनारस, जो बनारस को हूबहू वैसा ही है जैसा आप जानना चाहते, उतार के रख दी गई है, वो अभी प्रकाशनाधीन है। आपको पता है, मैंने कभी एक शेर कहा था कि ठोकरें लाख मिलती हैं, कई इल्ज़ाम आते हैं,
गोया तब कहीं जाकर कोई मशहूर होता है। मैं अपने सभी मित्रों से, नौजवान शायरों और कवियों से एक गुजारिश जरूर करना चाहता हूँ कि आप अगर प्रोफेशन बनाना चाहते हैं इसको, तो कम से कम किताबी कविताओं से दूर बिल्कुल मत होइए, क्योंकि किताबों वाली कविताएं या किताब आपको जिंदा रखेंगे हमेशा। मंच पर तो आप जब तक हैं तभी तक हैं, मंच से उतरने के बाद जनता के मानस से भी आपका जो चेहरा है वो धुंधला पड़ जाता है। पैसों के लिए मंच से जुड़िए, जिंदा रहने के लिए आप किताबों से जुड़िए, जरूर जुड़िए, क्योंकि किताबें आपको लंबे समय तक जिंदा रखेंगी।